गुड मॉर्निंग क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 और चैप्टर 4 हिस्ट्री का आना है फाइनल में, तो वो पढ़ लेते हैं। पहले चैप्टर 4 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। अब फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, इसको दो पार्ट में पढ़ लो। फॉरेस्ट सोसाइटी क्या है और कॉलोनियलिज्म। अब फॉरेस्ट सोसाइटी मतलब वो पर्सन जो पूरे तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंड है, जैसे आदिवासी। अब वो फॉरेस्ट पे कैसे डिपेंड है? पहली बात तो वो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वो वहीं पर ही खाते हैं, फॉरेस्ट से ही उनका खाना पीना चलता है, ठीक है। देखो, जैसे हम रहते शहरों में, लेकिन हमारा जो खाना वगैरह है वो गांव वगैरह से आता है। इट मीन्स गांव से व्हीट राइस यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है और हम इसको कंज्यूम करते हैं। पर वो लोग क्या करते थे? जंगलों में ही रहते थे, ठीक है, और फिर वहीं से फल पेड़ ये सब तोड़कर वो खाते थे, ठीक है। तो वो हो गई फॉरेस्ट सोसाइटी, जो लोग वहाँ पर पूरे तरीके से डिपेंड है। किस पर? फॉरेस्ट पे पूरे तरीके से, मतलब वहीं से वो खा पी रहे हैं और वहीं पर वो रह रहे हैं। अब कॉलोनियलिज्म मतलब जब एक कंट्री, कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री पर जाकर राज करे। कैसे? इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ठीक है। इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, जैसे अभी पॉलिटिकली मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस चलें, पर इकोनॉमिकली इट मीन्स पैसों में भी इंटरफेरेंस वो करे, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, वो यहाँ ट्रेड करने आए थे, ठीक है। उसके बाद फिर वो उन्होंने यहाँ पर राज किया। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे वो हमको मानने पड़ते थे, ठीक है। मतलब जैसा वो बोलते थे वैसा हम करते थे। सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं, हमको क्या करना है क्या नहीं करना, हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मानते ही थे। वो ऐसा बोलते थे कि अगर हमें कोई एक छोटा काम दे दिया जाएगा उनके द्वारा तो हमको वो करना पड़ेगा, कोई एक बड़ा काम दे दिया जाएगा वो करना पड़ेगा। कहीं पर आने से मना कर देंगे तो हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। जब वो यहाँ थे, तो ब्रिटिशर्स यहाँ थे, तो हम प्रॉपर पैसा अर्न भी नहीं कर पा रहे थे, उनको टैक्सेस वगैरह देने पड़ते थे, ठीक है। तो पैसों के रूप में भी हम दब गए थे और पॉलिटिकली भी उनका राज चल रहा था। सोशली भी क्या हुआ? सामाजिक रूप से भी हम अपने रिलीजन वगैरह प्रॉपर कस्टम ट्रेडिशंस फॉलो नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो कॉलोनियलिज्म के टाइम फॉरेस्ट में क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है, उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया, फॉरेस्ट के साथ क्या हुआ, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस पेज में दिया है कि कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट दिए हैं, जैसे बुक, ठीक है, बुक का पेपर, डेस्क, टेबल, डोर, विंडो, डाइस, क्लोथ, स्पाइसेस। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से। ये सब मिलते नहीं हैं, ये जो बनते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट से ही बनते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट से ये सब वुड वगैरह लाया जाता है और टेबल चेयर बनाई जाती है। फिर तेंदू लीव्स जो बीड़ी बनाने के काम आती है। हनी, गम देखा होगा आपने, मिठाइयों में डलता है। और टॉफ़ी पे जो एक सेलोफोन रैपर रहता है वो भी वुड से बनता है, उसको कंपोस्ट कर सकते हैं। कॉफ़ी, टी, रबर, तो ये सब चीज़ें जंगलों से मिलती है हमें, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि फॉरेस्ट का कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारी, मतलब 90-95% चीज़ें जो हैं वो हमें फॉरेस्ट से ही मिल रही हैं। तो ये फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस शो कर रहा है। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बैम्बू, वुड फॉर फ्यूल, ग्रास, चारकोल, पैकेजिंग, फ्रूट्स, फ्लावर, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। इन द अमेजॉन फॉरेस्ट और इन द वेस्टर्न घाट्स it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch। मतलब एक फॉरेस्ट पे हमको, जो वेस्टर्न घाट साइड है वहाँ पे 500 प्रजातियाँ मिलेंगी। किसकी 500 प्रजातियाँ मिलेंगी? जो अलग अलग पेड़ है, जैसे नीम का पेड़ मिल गया, ठीक है, एक ये हो गया। फिर एक दूसरा, एक बबूल का पेड़ मिल गया, एक आम का पेड़ मिल गया, ठीक है। ऐसे डिफरेंट टाइप के 500 पेड़ देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स। लॉट ऑफ डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नता। इस फास्ट डिसअपीयरिंग, धीरे धीरे जंगल गायब होते जा रहे हैं, है ना। बहुत टाइप के पेड़ जो पहले थे अब नहीं है। अब 1700 से 1995 तक ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड है, 1700 से 1995 तक। इस दौरान हुआ क्या है? 13.9 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया वॉज क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, कल्टिवेशन, पेस्चर्स एंड फ्यूल वुड। अब देखो कितना बोल रहा है वर्ल्ड का? 13.9 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एरिया, ठीक है। इंडिया का नहीं बता रहा है, वो पूरे वर्ल्ड का बता रहा है। इतना जो एरिया है वो साफ़ कर दिया गया, मतलब काट दिए गए पूरे जंगल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए,
कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। अब ये भारत में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, क्योंकि लिखा है 13.9 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया, पूरे वर्ल्ड का 9.3% टोटल एरिया दिया है, और फॉरेस्ट 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वाई डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना। क्यों काटना, काटे पेड़, अब इसमें ये बताया जाएगा। अब इधर पे जो फर्स्ट पैरा है, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, उसके पहले क्या लिखा है कि जो अभी डिफॉरेस्टेशन पहले हुआ था और अभी जो हो रहा है, तो पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ था, अभी कम हो रहा है। येस इट इज़ ट्रू, पहले काफ़ी ज़्यादा था, अब कम है। कारण ये है, अभी जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बन गई है ना, पहले स्टार्टिंग से जब हुआ था ये सब काम, तो ये एक मोटिव था कि इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी है ना, मतलब क्रॉप्स वगैरह लगानी है। तो इस मोटिव से ब्रिटिशर्स अंधाधुंध देखा जाए तो काटते जा रहे थे प्लांट, मतलब एक काम ही यही था कि पेड़ काटते जाओ और जंगल बसाते जाओ, ऐसा था। लेकिन अब जो हुआ है, अब ऐसा मोटिव नहीं है कि पेड़ काटते जाओ जंगल हटाते जाओ और क्रॉप्स उगाते जाओ, ऐसा करके कोई अभी ऐसा मोटिव नहीं है, पहले ऐसा मोटिव था। तो जो डिफॉरेस्टेशन है बहुत पहले से चला आ रहा है, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलोनियल रूल से ही, और पहले ज़्यादा था, अभी कम है। इन 1600 अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियाज़ लैंड मास फॉर अंडर कल्टिवेशन। 1600 में बताया है कि 1/6 पोर्शन, ठीक है, 1/6 पोर्शन सिर्फ कल्टिवेशन, उतने ही एरिया में सिर्फ एग्रीकल्चर होता था। अब हाफ पोर्शन में एग्रीकल्चर होता है, मतलब 1/2 या 3/6। एज पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द सेंचुरीज एंड द डिमांड फॉर फूड वेंट अप। क्वेश्चन आ जाए कि जो डिफॉरेस्टेशन का क्या कारण था, तो सबसे पहला रीज़न हम लिख देंगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर को बढ़ाना पड़ा। क्योंकि खाने वाले लोग बढ़ रहे थे, तो किसी को नीम का पेड़ तो नहीं खिलाएंगे ना, क्रॉप लगा के ही खिलाना पड़ेगा। तो जो पॉपुलेशन थी इंक्रीज ओवर दी सेंचुरीज एंड द डिमांड फॉर फूड वेंट अप, जिसकी वजह से क्या हुआ, पीजेंट्स को ना अपनी जो एग्रीकल्चर बाउंड्रीज थी उनको एक्सटेंड करना पड़ा। एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेशन, फॉरेस्ट क्लियर करने पड़े। इन ब्रेकिंग न्यू लैंड मतलब न्यू लैंड ऑप्ट करना पड़ा, नया लैंड चुनना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर भी क्रॉप्स लगा पाए। इन द colonial period cultivation expanded rapidly for variety of reasons. First, the British directly encouraged, next page, the British directly encouraged the production of commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton. The demand for these crops increased in 19th century Europe, where food grains were needed to feed the growing urban population and raw material were required for industrial production. अब इधर पे दो चीज़ें बताई गई हैं। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो क्यों ऐसा करवा रहे थे, देखो 1600 की बात हो रही है, मतलब ब्रिटिशर्स थे। अब ब्रिटिशर्स थे तो जैसा वो कर रहे थे वैसा किसान कर रहे थे। अब क्यों करवा रहे थे, था क्या कि जो कमर्शियल क्रॉप्स रहती हैं, कमर्शियल क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स जो हम बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब बिजनेस पर्पज़ के लिए, ठीक है। इंडिया में ऐसा होता है जिसके पास लैंड होल्डिंग्स बहुत स्मॉल होती हैं, वो लोग क्रॉप उगाते हैं अपने लिए, क्रॉप उगाई, थोड़ा सा रखा अपने लिए, अगर थोड़ा बहुत पोर्शन बच गया तो बेच देते हैं, नहीं तो अपने लिए सिर्फ उगाते हैं। पर कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो हम बेचने के लिए उगाते हैं, बिजनेस यही होता है। जैसे जूट, शुगर, वीट एंड कॉटन। अब जूट और कॉटन तो चलो ठीक है कमर्शियल क्रॉप्स, वीट और शुगर क्यों, क्योंकि था क्या, जैसे एक्सेस प्रोडक्शन होता था ना वीट और शुगर का, तो खुद के लिए जितना रखना है वो तो रखते थे, बाकी बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे, क्योंकि बाहर भी क्या, अब गांव में तो खेती हो रही है, शहर वाले खेती करते नहीं हैं, तो शहरों वालों जो शहर वाले हैं उनके लिए हम उन्हें बेच देते थे बाहर साइड, ठीक है। तो कमर्शियल क्रॉप्स जो जूट और कॉटन है इनकी खेती ज़्यादा करनी थी। क्यों ज़्यादा खेती करनी थी, क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ठीक है, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको रॉ मटेरियल लग रहा था प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो लोग कॉटन और जूट यहाँ से ले जाते थे, ठीक है। तो इस वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ। द डिमांड फॉर दिस क्रॉप्स इंक्रीज्ड इन 19th सेंचुरी यूरोप। अब क्या हुआ, अर्बन पॉपुलेशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे लिखा है इंडस्ट्रियल एंड अर्बन पॉपुलेशन। इंडस्ट्रीज़ की वजह से जूट और शुगर काट रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अर्बन साइड, शहरी साइड हो क्या रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पहले तो मैंने पिछले पेज में बताया कि ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ रही थी, फिर अर्बन साइड, शहर साइड भी क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो उनको भी एक्सपोर्ट करना था, जिसकी वजह से एक डिफॉरेस्टेशन हुआ, क्रॉप्स ज़्यादा लगानी पड़ी। सेकेंडली, इन दी अर्ली 19th सेंचुरी द कॉलोनियल स्टेज थॉट दैट फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव। अब ब्रिटिशर्स
उनका क्या मानना था कि जितने भी फॉरेस्ट है अनप्रोडक्टिव है, किसी काम के नहीं है, वेस्ट ऑफ लैंड है, ठीक है। वो अपना उनका सोचने का तरीका है, हर पर्सन अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि फॉरेस्ट से हमें फ्रेश एयर मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है फॉरेस्ट, बारिश गिरने में हेल्प मिलती है, लेकिन ब्रिटिशर्स सिर्फ अपना एक प्रॉफिट मोटिव देख रहे थे। वो सोच रहे थे अगर ये फॉरेस्ट, अगर समझो 10 हेक्टेयर में क्रॉप लगी है और 1 हेक्टेयर में फॉरेस्ट है, तो वो सोच रहे थे किस काम का ये 1 हेक्टेयर पड़ा है, क्यों ना इसमें भी क्रॉप्स लगा दी जाए। वो क्रॉप्स लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ भी कॉटन, जूट, वीट, शुगर होगा। फिर कॉटन और जूट क्या कर दिया जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा उनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए एज अ रॉ मटेरियल, और वीट और शुगर बाहर एक्सपोर्ट कर लिया जाएगा खाने के लिए, वहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। तो ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था। अब ब्रिटिशर्स बोलते थे ये अनप्रोडक्टिव है, और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विल्डरनेस, विल्डरनेस मतलब क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स थे ना, तो उनको लगता था कि ये वाइल्ड एनिमल्स है, जिससे एक डर भी बना रहता है, ये जो शेर, चीता, तो कहीं ये निकल के आएँ और किसी को डैमेज कर दें, तो उस पर्पज़ से भी अनप्रोडक्टिव था। तो इन्होंने सोचा कि हम क्रॉप्स उगाते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी। अब एक और इनकम बढ़ने का कारण ये था कि अब क्या होगा, किसान क्रॉप्स उगाएंगे, वो बेचेंगे। अब वो जब बेचेंगे ना क्रॉप्स, तो उनको ब्रिटिशर्स को टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, पहले ऐसा होता था। तो ऐसे करके तो एज ए टैक्स रेवेन्यू भी आएगा उनके पास। फिर क्या होगा, उनको जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने में मदद मिलेगी, क्योंकि पूरा का पूरा रॉ मटेरियल यहाँ से प्रॉपर सप्लाई होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट, सो बिटवीन 1880 टू 1920, इन 40 सालों में कल्टिवेटेड एरिया रोज बाई 6.7 मिलियन हेक्टेयर, मतलब राइज बाय, इतना और बढ़ गया, कितना, 6.7 मिलियन हेक्टेयर। इतने जंगल काट दिए होंगे तो इतने पे क्या किया होगा, खेती की होगी। We always see the expansion of cultivation as a sign of progress, but we should not forget the land to be brought under the plow. फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर्ड। अब ऐसे एग्रीकल्चर तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एक ये अच्छी बात भी है, एक साइन ऑफ प्रोग्रेस भी है कि हाँ एक बढ़ोतरी हो रही है, डेवलपमेंट। पर अगर आप पीछे साइड देखते जाओ तो ऊपर से फिर फॉरेस्ट भी कटते जा रहे थे। अब फॉरेस्ट कटे तो फॉरेस्ट क्या पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है ना। इंपॉर्टेंट वेजिटेशन, कुछ ऐसे मेडिसिनल हर्ब्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ अलग अलग टाइप के पेड़ थे जो अब नहीं है वो डिस्ट्रॉय हो गए। वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। वाइल्ड लाइफ मतलब अलग अलग टाइप के जानवर थे पहले, अब वो बिल्कुल नहीं। जैसे आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे सेव द टाइगर, क्योंकि टाइगर बहुत कम बचे। तो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया पूरा का पूरा, वेजिटेशन इंपॉर्टेंट था जितना वो डिस्ट्रॉय हो गया, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। नेक्स्ट, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।